ईरान और इजराइल के बीच की टेंशन अब ग्लोबल टेंशन बनती हुई नजर आ रही है। आज इस महायुद्ध का 5वां दिन है। जी हां, इजराइल और ईरान लगातार दोनों के बीच जंग जारी है। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई। इसके बाद इजरायली लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा, सेफ हाउसेस तक जाना पड़ा। इजराइल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों के पास रहने को कहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की है। इजराइल ने कहा कि उसका तेहरान के हवाई क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण है और वो वहां से लगातार ईरानी राजधानी यानी तेहरान पर अटैक्स कर रहा है। तो वहीं ईरान ने भी इजरायली शहरों को टारगेट किया है। जैसा मैं बता चुका हूं, 100 से ज्यादा मिसाइलें अब तक दागी जा चुकी है इजराइल की तरफ। टेंशन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल वार्निंग दे दी है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी देते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली कर देना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप समझिए। अब यहां से आप तेवर समझिए, यहां से आप समझिए कि अभी तो महज 5 दिन ही हुए हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप बीच में G7 समिट को छोड़कर वापस जाते हैं और वो ये कहते हैं कि सीज फायर नहीं, इससे बड़े काम करने हैं, और जाते जाते भी वो कई इंपॉर्टेंट संदेश देके जाते हैं, कई स्ट्रिक्ट बॉडी लैंग्वेज से उनकी समझा जा सकता था। ट्रंप का यह बयान ने ईरान के साथ साथ वैश्विक लीडर्स के बीच में खलबली मचा दी है। इन सबके बीच व्हाइट हाउस ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट रहे हैं। तो सवाल बड़ा यह है कि यहां से विश्व युद्ध होगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इजराइल को तमाम सुपर पावर्स का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ ईरान बिल्कुल खाली है। ईरान खाली हाथ नजर आ रहा है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को वार्न कर दिया है कि उनका भी इराक के सद्दाम हुसैन जैसा ही हश्र हो सकता है। कैट्स ने कहा कि याद रखें, पड़ोसी देश ईरान के तानाशाह का क्या हुआ था, जिसने इजराइल के खिलाफ यही रास्ता चुना था। ट्रंप ने मध्य पूर्व क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को वास्तविक अंत तक पहुंचाने की इच्छा भी व्यक्त कर दी है। वो इस बीच ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नजर ही नहीं आते। सीधा सीधा इंस्ट्रक्शंस उन्होंने ईरान के लिए दिए हैं कि जल्द से जल्द आप खुद खत्म कर दीजिए, वरना जो दूसरा विकल्प होगा उसमें पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। ईरान युद्ध पर बेंजामिन नेतन्याहू शुरुआती दौर से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार ग्लोबली मैसेज पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। अब इस युद्ध पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ा प्लान जो है उनका, उसके इंडिकेशन दिए। प्लान कोई बताता है क्या? इंडिकेशंस दिए। बेंजामिन नेतन्याहू के इंडिकेशंस बहुत खराब हैं। दूसरी तस्वीर के लिए जो उस वक्त स्क्रीन पर है, खामनेई के लिए देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये हमारी मजबूरी थी इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देना। बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आह्वान कर दिया कि ये जंग खत्म होगी, वो जानते हैं कैसे खत्म होगी। खामनेई की मौत होगी, उसके बाद ही इलाके में शांति आएगी। खामनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले बैठे हैं, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध और तेज हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एग्रेशन कम नहीं हो रहा, तपिश और बढ़ी रही है। ईरान का इजराइल पर नया मिसाइल अटैक भी आया है। 5वां दिन है। आज के ताजा अपडेट्स भी आपको बताऊं, हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइल अटैक्स किए गए हैं ईरान की तरफ से। तेल अवीव इजराइल की राजधानी, हाइफा उनका वो शहर, और इजराइल की तेहरान और तबरीज में भी लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही है। इजराइल भी पीछे नहीं है।
इजरायली हमले में ईरान के टॉप कमांडर यानी महज 48 घंटों में 2 CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मौत के मुंह में डाल चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान में मौत का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आंकड़ा है मौत का, क्योंकि लगातार बॉम्बर्स के जरिए पूरे ईरान को मिट्टी में तब्दील कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है ये कंप्लीट हम तब मानेंगे जब खामनेई की मौत की खबर आ जाएगी। पड़ोसी मुल्क ही है इराक। इराक में क्या कुछ हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आज भी इराक में सिर्फ और सिर्फ जगह जगह मलबा फैला हुआ ही नजर आता है। साफ तौर पर बता दिया कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। सद्दाम हुसैन भी इजराइल की तरफ इसी मंसूबे के साथ प्लान्स बना रहे थे कि इजराइल को खत्म करेंगे, इजराइलियों को खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही हाल ईरान का होगा। जानकारी है कि अंदर खाने बहुत सारे टॉप लीडर्स जो सुप्रीमो हैं वो भी खामनेई की इस प्लान से खुश नहीं है, वो भी खामनेई के साथ नहीं है। लेकिन खामनेई बहुत उम्र दराज भी हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, खामनेई लंबे वक्त से इस ख्वाब को देख रहे हैं कि उनका मुल्क ईरान न्यूक्लियर सुपर पावर में तब्दील हो जाए। न्यूक्लियर सुपर पावर में तब्दील करने के लिए कई ऑपरेशंस पर लगातार चोरी छुपे ईरान काम करता आया है। और यह प्रॉब्लम का सिरा है। ईरान की ताकतें क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान जो है अपने प्लान्स को, न्यूक्लियर प्लान्स को आगे बढ़ा रहा था, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। हमें ये एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी। और एयर स्ट्राइक करने के बाद मेरे राइट और लेफ्ट तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी तबाही मची हुई है। इजरायली शहरों पर भी लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान में बहुत प्रिसाइसली अटैक कर रहा है इजरायली फोर्सेस। वो उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां जहां पर खबरें हैं कि इनकी मिसाइल्स यहां पर रखी गई हैं। उन सीक्रेट लोकेशंस पर अटैक कर रहा है जहां पर पता चल रहा है कि यहां पर सीक्रेट लैब्स बनाई गई हैं और यहीं पर न्यूक्लियर प्लान से जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत ही प्रिसाइसली अटैक कर रहा है इजराइल ये साफ कर चुका है। और आज जैसा मैं आपको भी बता रहा था, सबकी नजरें थी G7 समिट में, तमाम 7 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश एक साथ बैठेंगे। वो शुरू हुई और अपने दौरे को कट शॉर्ट करके वापस डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंच चुके हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने भी बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। ईरान जो ख्वाब पाले हुए हैं उनको भूल जाना चाहिए। पिछले 5 दिनों से दोनों ओर से सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का आदान प्रदान, ड्रोन अटैक्स, दोनों ही राष्ट्रों में कैजुअल्टीज का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है, सायरन्स लगातार बज रहे हैं। और आज हम इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, इस चीज को लेकर बात हो रही है कि अमेरिका का क्या कुछ स्टैंड है, इजराइल को क्या खुला समर्थन है। तो देखिए, परमाणु बम का डर है, न्यूक्लियर पावर ईरान ना बने, ये हर कोई टेंशन में है। यही टेंशन मिडिल ईस्ट में है और यही टेंशन अमेरिका को भी है। देखिए, ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना ही होगा। मुझे ईरान से बातचीत की इच्छा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान में पूर्ण सरेंडर से कम हमें मंजूर ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से ये बात करते आए हैं। ट्रंप ही नहीं, अमेरिका का रुख ईरान की तरफ प्रति यही है। ईरान पर हमलों की रफ्तार धीमी नहीं होगी। ईरान जानता है मुझ तक कैसे पहुंचना है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। IRGC का बड़ा दावा है, ईरान की स्पेशल फोर्सेस है IRGC, वो क्या बड़ा दावा कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उसका IRGC का दावा है कि इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर्स पर हमने सफल हमले किए हैं। जो प्लान था वो एग्जीक्यूट किया गया है। IDF के डेटा सेंटर्स को भी हमने, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो डेटा सेंटर है, हमने उसको भी टारगेट किया है। ये IRGC जो कि ईरानी फोर्सेस है उसकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दोनों ही ओर से आप जानते हैं दोनों ही ओर से, एक तरफ इजराइल की तरफ से जो उनकी खुफिया यूनिट है मोसाद, वो लगातार इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट लोकेशंस लगातार ट्रैक कर रही है। तो वहीं IRGC भी कह रही है कि हमने सीधे IDF के डेटा सेंटर को भी टारगेट किया है, वहां से भी कई इंफॉर्मेशंस को हमने ब्लॉक डाउन किया है।
एक तरफ लगातार दोनों ओर से मिसाइलों का सिरा जो है वो खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि ईरान पर हमले की टाइमिंग को गजब क्यों कहा जा रहा है। अभी जो है बहुत प्रॉब्लम्स में है मिडल ईस्ट में, खासकर ईरान के वो दोस्त जो हमेशा से ईरान के साथ नजर आए थे, यानी रशिया, चाइना। क्या इस जंग में वो उसके साथ हैं? अभी तक साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया खुद टेंशन में है। रशिया यूक्रेन युद्ध 4 सालों से चल रहा है। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह बहुत सही वक्त है, क्योंकि उसके जो बाकी दोस्त हैं, राष्ट्र हैं जो उसकी मदद हमेशा से करते आए हैं, वो खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेंशंस में, युद्ध एस्केलेशंस में जुटे हुए हैं। जब रूस और अन्य सहयोगी ईरान की मदद नहीं कर पाए, ये रणनीति थी, युद्ध रणनीति बेंजामिन नेतन्याहू की, और इस रणनीति ने ईरान को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर किया। ना दूसरे देशों की, साथी देशों की फोर्सेस की मदद मिली, ना उनके एयरक्राफ्ट आए, ना उनके बॉम्बर्स आए, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल अलग थलग ईरान पड़ गया। ईरान क्योंकि टेंशन में है, तो अब वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका सीधा इंपैक्ट है। आप जानते हैं ईरान की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है, उसकी ऑयल रिफाइनरीज है। रूस की सेना को, रूस क्यों नहीं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा? क्योंकि रूस खुद इस टेंशन में गुजर रहा है पिछले 4 सालों से। उसकी अपनी फोर्सेस भी साइकोलॉजिकली थक चुकी है, पक चुकी है। नुकसान इकोनॉमिकली भी रूस को हुआ होगा, और रशिया पर भी कई तरह के बैन्स है, जिससे उसकी इकोनॉमी उस स्तर की नहीं है जो रूस की थी एक वक्त पर। अब ईरान के लिए सैन्य समर्थन देना इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इसलिए ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। ईरान ने रूस को ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई की थी यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन अभी वो टाइम ठीक नहीं है जब वो इस फेवर को रिटर्न कर सके, यानी रूस अपने फेवर को वापस दे सके ईरान को। अभी रूस के पास वो चीजें हैं ही नहीं। रूस की मौजूदा जो स्थिति है ना, चाहे आप देखिए डिफेंस लेवल पर या इकोनॉमिक लेवल पर, बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन भी खुद को रोक रहे हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमूमन चीन ने हर बार मदद भी की है। चीन उससे तेल खरीदता है, सीधा आयात होता है, ट्रेड होता है। लेकिन चीन अभी चाहता है कि वो ग्लोबली नजर आए कि बहुत पीसफुल मुल्क है, सिर्फ बिजनेस करता है, इसलिए डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। चीन का इजराइल और अरब देशों के साथ भी काफी अच्छा ट्रेड है, तो यहां पर भी वो उनसे दुश्मनी नहीं बोलना चाहता। खुलकर ईरान का पक्ष इसीलिए शी जिनपिंग नहीं ले पा रहे, चीन नहीं ले पा रहा। अब चीन की अर्थव्यवस्था भी आप जान रहे हैं 2025 में मंदी का सामना कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था भी उस तेज गति के साथ आगे नहीं बढ़ रही। वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आ जाएगा, टेंशंस बढ़ जाएंगी। वो चाहता नहीं, अभी वो टेंशन से दूर रहना चाहता है। ईरान को केवल अभी चीन की तरफ से कूटनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, सैन्य सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब कूटनीतिक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट ईरान को कितना काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके दोनों ही दोस्त, अब IRGC का बड़ा बयान, कह रहे हैं ऑपरेशन टू प्रॉमिस जारी रहेगा। IRGC में आपको बता चुका हूं ईरान की फोर्सेस है, हम इजराइल को मिटाकर ही इस ऑपरेशन को रोकेंगे। IRGC ने बड़ी बात कह दी। एक मोसाद के जासूस को भी पकड़ा गया ईरान में, इंटरनल स्ट्राइक्स की गई, उसको फांसी दी गई है। ईरान में जासूस को फांसी दी गई, ये डर फैलाने के लिए कि अगर ऐसा करोगे तो अंजाम ये होगा, हासिल ये होगा। इस्माइल फिक्री उस जासूस का नाम था जिसे ईरान में सरेराह फांसी दे दी गई। आरोप ये कि इजराइल के लिए ये देश में जासूसी कर रहा था। अब ऑपरेशन दाहिया भी आपको बताता हूं, ये इजराइल का ऑपरेशन है। ईरान पर लेबनान के दाहिया जैसा हमला इजराइल कर सकता है। अब आप समझ लीजिए क्या कुछ हुआ था लेबनान में, क्या कुछ हुआ था सीरिया में। दरअसल एक इलाका था दाहिया इलाका, और उस इलाके को जिस तरीके से नेस्ता नाबूद किया ना बेंजामिन नेतन्याहू ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, तब से दुनिया जानने लग गई। वहां पर जो रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से घेरा, चारों तरफ से घेरने वाली नीति को ही, चारों दिशाओं से घेरने वाली नीति को ही इजराइल और दुनिया दाहिया सिद्धांत के नाम से जानती है। दाहिया सिद्धांत में इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ, फुल फोर्स के साथ, आसमान, जमीन यानी ग्राउंड पर ऑपरेशंस, और जो समुद्री सीमाएं अगर हैं तो वहां से तीनों ही जगहों से अटैक करता है। दक्षिण सिद्धांत, दाहिया सिद्धांत के तहत नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल अटैक कर सकता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौके पर डेवलप किया गया उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, जो रोड नेटवर्क्स बनाए जाते हैं उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, ताकि कोई भी मदद यहां पर पहुंच ही ना पाए। अब मैं आपके सामने 6 तस्वीरें रख रहा हूं, महज बहुत छोटी सी वानगी है। इन 5 दिनों में जो तबाही दुनिया ने देखी है ना, उनके सामने बहुत छोटी ये 6 तस्वीरें। अब इसमें आप देखिए ईरान
लगातार रिटालिएट कर रहा है, एक के बाद एक कई मिसाइलें वो दाग चुका है। 100 से ज्यादा मिसाइलें अब तक वो इजराइल पर दाग चुका है। हाइफा पावर प्लांट को तबाह करने का दावा भी किया गया है। विजुअल्स भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। इजराइल में कई लोगों की मौत हुई है, 24 का आंकड़ा अभी तक बताया गया है। 600 से ज्यादा लोग जख्मी पड़े हैं। अब आप मेरे आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड पर। इजराइल ने करारा पलटवार किया। आप देखिए उनकी ऑयल रिफाइनरीज जो सीक्रेट लैब्स हैं और जहां पर वो मिसाइल्स को स्टोर करता है, उन जगहों को टारगेट किया। अभी तक 224 ईरानियों की मौत की खबर है इजरायली हमलों में। ईरान की खुफिया प्रमुख की भी मौत हुई है और महज 48 घंटे में 2 खुफिया प्रमुख, 2 सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ढूंढकर प्रिसाइजली उनको टारगेट करके उन टारगेट्स को एलिमिनेट इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है। यहां से अग्रेशन आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन अब यहां से जो जिस तरीके का रुख अपना लिया है, अब मैं 10 अलग अलग कैमरास की निगाहों से भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस वक्त कितनी तबाही मची हुई है। 10 कैमरास के जरिए आसमान में आपको लग रहा होगा आतिशबाजियां, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक के बाद एक कई ड्रोन्स, कई मिसाइल्स मौके से दागी गई। आपको सिर्फ और सिर्फ आगजनी नजर आ रही होगी। आप देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सिविलियंस इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जो रोड नेटवर्क्स हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप इन 10 कैमरास की निगाहों से देख पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ आगजनी है, सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। और अभी ये तबाही कितने दिन और तक देखी जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए, बार बार एक्सपर्ट्स कहते हैं ना कि जंग का तो ये कोई माहौल ही नहीं है, मौका ही नहीं है, दस्तूर ही नहीं है। रूस ने सोचा था कि यूक्रेन को 10 दिनों में हरा देगा। 10 दिन भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिए, 4 दिन में हरा देगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि अब लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रहा, नाटो लड़ रही है। इट्स नाटो वर्सेस रशिया। लेकिन ईरान के साथ कोई नाटो खड़ा है क्या? ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे इस्लामिक राष्ट्र खड़े हैं क्या? ईरान के साथ रशिया खड़ा है क्या? ईरान के साथ चाइना खड़ा है क्या? जवाब है नहीं। अब खामनेई का क्या तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि अंदर खाने भी गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की ईरान से भागने की खबर है। डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं और वो बिल्कुल खुश नहीं है। खामनेई ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो इससे खुश नहीं है। रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से ये बात भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राइट हैंड माने जाते थे खामनेई के। रूस ने युद्ध बढ़ने पर सेफ पैसेज देने का भी वादा किया, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है। यानी कई सुप्रीमो ईरान से अभी भागना चाहते हैं। ईरान के प्रभावशाली नेताओं में से एक है अली असगर हिजाजी। ये बड़े चेहरों में शुमार है। ईरान सरकार के रवैये से वो बहुत नाराज हैं और इसलिए वो तख्ता पलट भी कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अब सिर्फ सरकारें, चेहरे, तख्ता पलट से काम नहीं चलेगा। आई नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। ईरान, अमेरिका, इजराइल, मिडल ईस्ट, ये सभी आप जानते हैं। मिडल ईस्ट तो पूरी तरीके से अनस्टेबल हमेशा ही रहता है। ईरान सीधा सीधा कई बार अमेरिका को भी चैलेंज कर देता है। मुझे वो तस्वीरें भी याद है जब देर रात 2-2, ढाई बजे अमेरिका की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। कई यूएस बेसिस को ईरान ने टारगेट किया था। सिर्फ और सिर्फ सायरन्स बज रहे थे, एयर सायरन्स बज रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशंस नहीं। ईरान ने हमेशा से कहा है कि हमारी ऐसी भी मिसाइलें हैं जो सीधा आपको अपनी जद में रखते हैं, वो आपको अपने जद में रखते हैं। तो यहां से परिस्थितियां बहुत खराब है। लेकिन यह बात भी बिल्कुल साफ है कि बाकी जंगों की तरह इसमें इजराइल को क्या ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है और इजराइल ने शायद इसी टाइमिंग का फायदा उठाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है।